ఢిల్లీ విజ్ఞాన్ భవన్లో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. की मदद कर सकता है। ये लगातार सोचना होगा और परिणाम निकालकर दिखाना होगा। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के गठन का मकसद भी यही है। वैज्ञानिक अनुसंधान, ये आविष्कार एक दिन या एक साल का काम नहीं है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यही सतत प्रक्रिया एक दिन गेम चेंजर के रूप में, गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी के रूप में जन्म लेती है। सीएसआईआर बहुत पहले से इस काम को करती रही है, लेकिन अब एक बहुत बड़ी बदलाव की मैं आवश्यकता देखता हूं। हम रिसर्च करते रहे, लेकिन क्या टाइम बाउंड डिलीवरी ये हमारा प्राइम एजेंडा बन सकता है क्या? मेरी आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं और कभी कभी तो लगता है मेरी उम्मीदें जरा ज्यादा है, लेकिन ये इसलिए है क्योंकि आप पर भरोसा है। 75 साल के आपने जो देश को दिया है, उसके कारण मुझे लगता है शायद आप ज्यादा दे सकते हैं। और मांगने वाला भी तो उसी से मांगेगा जो दे सकता है। और इसलिए जब हम 75 साल मना रहे हैं, तब टाइम बाउंड डिलीवरी, इस एक वन लाइन एजेंडा, इसको हम कैसे आगे ला सकते हैं? अनुसंधान के साथ ही हमें वैल्यू चेन को भी मजबूती के साथ लिंक करने पर भी ध्यान देना होगा। रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ सरकार, उद्योग जगत, गैर सरकारी संगठन, सर्विस प्रोवाइडर, उपभोक्ता, इनके तालमेल पर, क्योंकि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के बिना परिणाम नहीं मिलता है और उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि हम आविष्कार तो कर लेते हैं, लेकिन आम लोगों को उसका लाभ नहीं होता है, या तो कभी आम लोगों तक उसकी जानकारी नहीं पहुंचती, या आम आदमी की आवश्यकताओं के अनुसार उसका मॉडिफिकेशन नहीं होता है। सिद्धांत के तहत बहुत बढ़िया चीज होती है, और इसलिए जो संसाधन उपलब्ध है और जो समस्या है, उन दोनों के बीच में हम मेल बिठा करके चीजों को अगर लाएंगे, सरलीकरण करेंगे, तो मैं समझता हूं कि इसका व्याप सामान्य मानवी की उपयोगिता के साथ बहुत सहज रूप से एक्सपांड हो सकता है। वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों को भी स्टेक होल्डर से रिसर्च और डेवलपमेंट के स्टेज पर फीडबैक लेने के सिस्टम को भी बनाना होगा। अगर हमारा स्टेक होल्डर के साथ इंटरेक्शन नहीं है, उसकी आवश्यकताओं को हम नहीं समझते हैं, तो हो सकता है कि हमारी प्रोडक्ट कंपटीशन में बहुत बड़े बड़े अवार्ड लेकर के आ सकते हैं, इनाम लेकर के आ सकती है, बहुत बड़े बड़े मैगजीन में आर्टिकल छप सकते हैं, लेकिन भारत जैसे देश में उसकी सफलता सामान्य मानवी की समस्याओं के समाधान में वो कैसे उपयोगी होती है, वही उसका मानदंड होता है। सीएसआई को अपनी प्रयोगशालाओं के द्वारा ऊर्जा से भरे देश के नौजवानों के लिए और ज्यादा द्वार खोलने के प्रयास करना चाहिए। कोशिश होनी चाहिए कि सीएसआईआर के लैब्स में ज्यादा से ज्यादा छात्रों को भी रिसर्च का मौका मिले।
हम देखते हैं कि आजकल ये टीवी वाले टैलेंट सर्च के लिए बहुत बड़े कार्यक्रम करते हैं, गाने बजाने वाले, नाचने वाले, और देखते हैं पहले हमने सोचा नहीं इतनी टैलेंट नजर आती है छोटे छोटे बच्चों में, और इसी एक ही फील्ड में टैलेंट नहीं है, इनकी हर क्षेत्र में टैलेंट पड़ी है, वो अवसर के तलाश में है। क्या हमारी लैब्स इन हमारे बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकती है? उसका मन कर जाए, चलो भाई सैटरडे संडे है, नहीं जाना है, मामा के घर नहीं जाना है, चलो आज लैब में चला जाऊं, साहब कुछ समय देंगे, कुछ बताएंगे तो करता रहूंगा। आप में से जो बड़े बड़े साइंटिस्ट बने हैं ना, वो अपना बचपन को याद करें, आपने यही पागलपन था, तभी तो आप यहां पहुंचे हैं। इसी पागलपन वाले बहुत लोग हैं, किसी ने आपकी उंगली पकड़ी होगी, किसी ने आपका हाथ पकड़ा होगा, कोई आपको लैब में ले गया होगा। इन बच्चों को भी कोई ले जाए, इस देश का भाग्य बदल देगा। सीएसआईआर को अपने संसाधनों की मदद से देश में नए एंटरप्रेन्योर्स बनाने में भी सशक्त भूमिका निभानी होगी। हम स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया मूवमेंट चला रहे हैं। जो नौजवान कुछ करना चाहते हैं और आपने कुछ खोज करके रखा है, उस सिद्धांत से उसका परिचय करवा दिया जाए तो प्रोडक्ट का साहस वो कर सकता है। क्या हमारा सीएसआईआर का मूवमेंट और भारत सरकार का स्टार्टअप इंडिया का मूवमेंट, जिसके कारण युवा पीढ़ी जो नया कर गुजरना चाहती है, और हमारे पास एक प्रकार की शोध है, उसके पास एक समस्या है, आपकी शोध, समस्या और उसकी प्रोडक्ट यील्ड, ये तीनों मिलकर के एक नई चीज दुनिया को दे सकती है, एक नया क्षेत्र खुल सकता है क्या? और ये सब संभव है। और इस संभावनाओं को हम कैसे तराशें, उस पर ये हम काफी कुछ कर सकते हैं। विभिन्न संस्थाओं द्वारा दी जा रही करने की भी आवश्यकता है। क्या एक ऐसा वेब पोर्टल नहीं बनाया जा सकता जिस पर फंडिंग, रिसर्च और उसके नतीजों का पूरा पूरा ब्यौरा हो सकता है कि जो आपकी रिसर्च की सीक्रेट हो वो मैं ओपन करने के लिए नहीं कह रहा हूं, वो आपकी अमानत है, लेकिन आप चीजें तो रख सकते हैं। वरना क्या होता है, एक लैब में जो काम हो रहा है उसी प्रकार का काम दूसरी लैब में भी 10 लोग कर रहे हैं। हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, हमारा फंडिंग वेस्ट हो रहा है। अगर एक प्लेटफॉर्म होगा, सब लोग देखेंगे हाँ भाई ये 10 चीज ऐसी हैं जो आज हवा में है, मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की लेकिन ऑलरेडी काम चल रहा है, चलिए मैं 11 भी पाता। ये हम एक पोर्टल बना करके, और मैं समझता हूं कि अच्छा इससे ये भी होगा कि हम लोगों को क्वेश्चन भी रख सकते हैं, समस्या आगे रख सकते हैं, वो नए सिरे से सोचते हैं हाँ मैंने भी इतना सोचा है, मैं आगे कर सकता हूं। भारत सरकार ने 2022, जबकि देश की आजादी के 75 साल हो रहे हैं, और देश की आजादी के 75 साल, जैसे आपके सीएसआईआर के 75 साल एक आपके मन में उमंग है, उत्साह है, देश की आजादी के 75 साल ये भी एक उमंग, उत्साह और नए कुछ कर गुजरने के कारण बनना चाहिए। अभी हमारे पास कुछ वर्ष बीच में है। हम 2022 में देश के किसानों की इनकम डबल करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको फसलों की नई वैरायटी तैयार करनी होगी। इसके विशेष तौर पर दालों की ऐसी वैरायटी डेवलप करें तो रेनफेड एरियाज में पैदा की जा सके और उनकी पैदावार भी ज्यादा हो। ये काफी हद तक शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाली कुपोषण की समस्या को दूर करने में मदद करेगा। अगर हम 2022 एग्रीकल्चर सेक्टर में इनकम डबल करने का सपना, और खास करके हमारे देश के गरीब मानवी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट और प्रोटीन की प्राप्ति का आधार पल्सीज हैं, तो उसमें हम कैसे इंटरवेंशन करें, प्रति हेक्टर यील्ड कैसे बढ़े, जो हमारे पल्सीज हो उसमें प्रोटीन कंटेंट कैसे बढ़े, और ये आज के वैज्ञानिक युग में, जेनेटिक साइंस के युग में इंटरवेंशन से हमारा साइंटिस्ट कर सकता है। और
कभी कभार क्या होता है कि हमारे मन में एक विचार आया, हम खोज करते रहते हैं, उसका उपयोग 50 साल 100 साल के बाद होगा। हमारे सामने जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को ध्यान में रख करके हम विज्ञान को ले जाएं, मैं समझता हूं इस देश, भारत जैसे देश के लिए वो पहली आवश्यकता है। और अगर इस आवश्यकताओं में सफलता मिलेगी, वो सफलता अपने आप में आपको ग्लोबल लेवल की आवश्यकता या नए युग की आवश्यकताओं के अनुसार रिसर्च करने की ताकत दे सकती है। CSIR ने वाटर सिक्योरिटी पर भी काफी कार्य किया है, लेकिन अपने वाटर रिसोर्सेज को इकोनॉमिकली, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली प्रयोग करने की दिशा में प्रयास और तेज किए जाने की आवश्यकता है। हम जानते हैं पानी का संकट की चर्चा बहुत होती है, हर कोई लिखता है युद्ध की संभावनाएं पानी से सटी हुई है। अब वो जिसको लिखना है लिखते रहेंगे, लेकिन जो लैब में बैठा है उसको तो समाधान खोजना होता है कि हम कैसे इस पानी के संचय को, पानी के सिंचन की ओर हम ध्यान दें। अब आज हम कोशिश कर रहे हैं, कृषि क्षेत्र में हमारा प्रयास है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। और तो मैं ये भी कहता हूं, भारत जैसे देश में जहां जमीन का महत्व बढ़ता चला गया है और इसलिए पानी और जमीन दोनों को ध्यान में रखते हुए पर ड्रॉप मोर क्रॉप है, साथ साथ एन इंच ऑफ लैंड एंड बंच ऑफ क्रॉप। ये इंच ऑफ लैंड एंड बंच ऑफ क्रॉप, ये जब तक हम मिशन लेकर के नहीं चलेंगे तो हम पानी के उपयोग का भी महत्व नहीं समझेंगे। जमीन बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने है। वैज्ञानिक तरीके ही ढूंढने होंगे, जन सामान्य को प्रशिक्षित करना और वैज्ञानिक मार्ग खोजने, यही चीजें हैं जो हमारे समस्याओं का समाधान दे सकती है। आम नागरिक की एक आवश्यकता, अब हम देखें आज के युग में हिंदुस्तान में जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा मोबाइल फोन है, लेकिन बैटरी की आयु ये उसके लिए टेंशन का विषय है। उसको बैटरी रिचार्ज कराने के लिए बेचारे गांव के आदमी को दूसरे गांव जाना पड़ता है और बैटरी चार्ज होने के लिए वहां खड़ा रहना पड़ता है, जरा बैटरी चार्ज करता हूं। स्मार्टफोन की बैटरी को लेकर एक परेशानी महसूस हो रही है, और जो ज्यादा उपयोग करते हैं वो तो बैटरी बैंक साथ लेकर के घूमते रहते हैं। क्या हमारे वैज्ञानिक इसका सॉल्यूशन नहीं दे सकते क्या? और कितना बड़ा मार्केट है, आप कल्पना कीजिए। और मैं नहीं मानता हूं कि जो विज्ञान छोटे लेवल पर अप्लाई हुआ है वो बड़ी ताकत के रूप में कोई एलराज न हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, लेकिन इतना तो मैं समझ सकता हूं आप कर सकते हैं। अगर आप इन चीजों को प्रायोरिटी दें तो उसका कॉमर्शियल वैल्यू भी बहुत है, रिक्वायरमेंट बन चुकी है। आज आप देखिए स्पोर्ट्स, खेल जगत जिस प्रकार से उसने रूप लिया है, वो सिर्फ खेल के मैदान का विषय नहीं रहा। अभी मैं वहां पर आपके प्रदर्शनी में कुछ चीजें रखी थी, मैंने देखा तो उन्होंने मुझे बताया कि लेदर की चीजें ऐसी ऐसी हम बनाते हैं। मैंने उनको सवाल पूछा, क्या कोई आपके यहां रिसर्च हो रही है कि किस प्रकार के स्पोर्ट के लिए किस प्रकार के जूते चाहिए, किस प्रकार के कॉस्ट्यूम चाहिए? इस पर कोई रिसर्च हुआ है क्या जो उसके फिजिकल फिटनेस में प्लस करता हो, कंफर्ट में प्लस करता हो? अब ये अपने बाप में बहुत बड़ा रिसर्च हो रहा है दुनिया में। क्या हम इस प्रकार की चीजें, इतना ही नहीं, खिलाड़ी के पास अच्छे साधन हो, खिलाड़ी के पास अच्छा मैदान हो, अच्छा कोच हो, उससे ही वो खेल जगत में सिद्धियां प्राप्त नहीं करता है। खेल जगत के डेवलपमेंट के लिए मान्य हुआ है कि एक साइंटिफिक एनवायरनमेंट रिक्वायर होता है। उसको साइकोलॉजी से लेकर के कंफर्ट तक की हर चीज की व्यवस्था करनी पड़ती है।
क्या भारत का वैज्ञानिक जगत, हमारे जो स्पोर्ट्स फील्ड के लोग हैं, उनके लिए उन प्रकार और एक बहुत बड़े व्यावसायिक क्षेत्र की संभावनाएं मैं देख रहा हूं स्पोर्ट्स में। हम उसके लिए कोई रिसर्च की चीजें, एक वैज्ञानिक एनवायरनमेंट क्या हो। अब स्पेस साइंस में आप देखते हैं, जितना स्पेस में जाने वाले लोगों की चिंता होती है, उतनी स्पेस के लोगों के लिए साइंटिफिक एनवायरनमेंट में उनकी ट्रेनिंग होती है, तब जाकर के उनको भेजा जाता है। स्पोर्ट्स की दुनिया भी इसी प्रकार की है। क्या हम उस एनवायरनमेंट के पैरामीटर तय कर सकते हैं, उसके लिए उस प्रकार की व्यवस्थाएं विकसित कर सकते हैं? कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि हम विज्ञान के क्षेत्र को इतना सामान्य मानवीय से जोड़ें, क्योंकि 21वीं सदी एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन सदी है। अगर पूरी शताब्दी टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी तो हम इस प्रकार के नए अनुसंधान को 21वीं सदी की आवश्यकता और भारत जैसे देश की आवश्यकता के साथ जोड़ सकते हैं क्या? हमारी पारंपरिक समझ और ज्ञान को अगर हम मॉडर्न सिस्टम पे जोड़ सके तो भी कई समस्याओं का हल निकल सकता है। योग हो, आयुर्वेद हो, आज पूरी दुनिया में उसकी चर्चा है, लेकिन उसका वैज्ञानिक रूप नहीं पहुंच पा रहा है। क्या हम उस दिशा में काम कर सकते हैं? और आज इस अवसर पर वैज्ञानिकों को नेशनल अवार्ड देकर भी सम्मानित किया जा रहा है। जिन वैज्ञानिकों को ये सम्मान प्राप्त हो रहा है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिन्हें 2012-15 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है, 2012-14 का CSIR डायमंड जुबली टेक्नोलॉजी अवार्ड है, ग्रामीण विकास में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशंस के लिए CSI का अवार्ड है, 2016 का CSIR टेक्नोलॉजी अवार्ड है, 2016 का GN रामचंद्रन गोल्ड मेडल है, 2016 का CSIR यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया जा रहा है। ये सम्मान, ये अवार्ड न सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए हैं, बल्कि उनके परिवार, उनके मित्रों, विशेष करके उनके शिक्षकों को भी लिए भी हैं। ऐसे शिक्षक जिन्होंने बचपन से ही उन्हें विज्ञान और अनुसंधान आविष्कार के लिए प्रेरित किया। देश को आज आप सभी पर गर्व है। मुझे उम्मीद है इस सफर पर आप एक नए उमंग और हौसले के साथ और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। ये अवार्ड आपके अलावा दूसरों को भी देश के विकास के लिए आवश्यक नए अनुसंधान, नए आविष्कार की प्रेरणा देगा। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले नौजवान आज आपको रोल मॉडल की तरह देखते हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आप नौजवान पीढ़ी का मार्गदर्शन करने की अपनी जिम्मेदारी भी बखूबी निभाएं। CSIR से जुड़े देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में काम कर रहे वैज्ञानिकों को स्कूल, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के साथ अपना संपर्क बढ़ाना चाहिए। क्या यह संभव है कि महीने में कम से कम एक बार हर वैज्ञानिक कोई न कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए जाए, उनसे विचार विमर्श करें, नई पीढ़ी से चर्चा करें? क्या संभव है कि आज जिन जिन महानुभावों को अवार्ड मिला है वो एक या स्कूल या कॉलेज को मेंटर के रूप में एडॉप्ट करें? अगर वो एक स्कूल या कॉलेज में सिर्फ 5 छात्रों को भी मेंटर के लिए पसंद करके उनके पीछे थोड़ा समय दें, तो देश में 300 नए वैज्ञानिकों को उभरने की संभावना खड़ी होती है। तो जिस प्रकार से देश को आप एक नया आविष्कार भेंट करें और पीढ़ियों का भला कर सकते हैं, वैसे अगर आप देश को 1 या 2 साइंटिस्ट भी भेंट करें तो शायद सदियों का बड़ा काम करके जाएंगे। मैं फिर एक बार
आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 75 की इस महत्वपूर्ण घटना आने वाले 2022 के लिए आप भी तय कीजिए। 2022 जब देश की आजादी के 75 साल होंगे, हम देश के लिए वैज्ञानिक दृष्टि से ये चीजें देके रहेंगे, समय सीमा में देके रहेंगे, देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। इसी एक संकल्प के साथ हम इस 75 वर्ष की यात्रा और आने वाले 25 साल के सपनों को लेकर के आगे बढ़े, इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।